हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 4 अप्रैल और इस सेशन में आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग WHO बोलते हैं, तो उसने सर्टिफाई किया है किस कंट्री को एज ए मलेरिया फ्री रिसेंटली। तो हाल ही में उसने एक देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है। तो वो कौन सा ऐसा देश है जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी है अजरबैजान और तजिकिस्तान, और ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी है नेपाल एंड बांग्लादेश। अगर इसका सही आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने सर्टिफाई किया है अजरबैजान और तजिकिस्तान को मलेरिया फ्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड दिया गया है, आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड अजरबैजान एंड तजिकिस्तान एज ए मलेरिया फ्री कंट्री। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, सर्टिफाई किया है अजरबैजान और तजिकिस्तान को एज ए मलेरिया फ्री कंट्री। दे सक्सीड इन एलिमिनेटिंग द एनोफेलिस मॉस्किटो बोर्न डिजीज इन देयर टेरिटरी। यानी कि वो क्या हुए हैं, सक्सेस हो गए, इसमें सफलता पा गए। और अब उनका जो टेरिटरी यानी कि जो क्षेत्र है उसमें वो फ्री है इस चीज़ से। किस चीज़ से? तो जो एनोफेलिस मॉस्किटो बोर्न डिजीज होता है जिसको मलेरिया बोला जाता है उससे। इन तजिकिस्तान एंड अजरबैजान द लास्ट केसेस ऑफ रीजनल स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया वे आर डिस्कवर्ड इन 2012 एंड 2014। तो लास्ट टाइम अगर बात करें तो 2012 और 14 में पाया गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? तो जो तजिकिस्तान और अजरबैजान है वहाँ पे लास्ट केस कब देखा गया था? जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया है उसको देखा गया था 2012 और 2014 में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जा रहा है आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो होस्ट करेगा यानी कि आयोजित करेगा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस है इससे। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस on human wildlife conflict and coexistence is being held this year at Oxford, the United Kingdom। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ऑक्सफोर्ड पे किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कहाँ पे? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अदर्स। यानी कि इसको किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो एक तो है IUCN जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में FAO बोला जाता है। ठीक है, FAO और जो कि यूनाइटेड नेशन का है। और एक है UNDP यानी कि UNDP का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन सब द्वारा इसे क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर विच कंट्री। तो जो IMF एक फंड एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो किस देश के लिए अप्रूव किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है यूक्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसे अप्रूव किया गया यूक्रेन के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। दिया गया है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, जिसका एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो इंटेंड फॉर कंट्री एक्सपीरियंसिंग सीरियस मीडियम टर्म BOP इशू ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेस एंड रिक्वायर्ड टाइम टू एड्रेस। तो देखिए ये जो यूक्रेन है रशिया से काफ़ी टाइम तक लड़ाई के बाद वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वो वीक पड़ गया, इस वजह से उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। इट वॉज रिसेंटली अप्रूव फॉर यूक्रेन टू मीट द अर्जेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट एमिड द वार विथ रशिया। तो वही चीज़ दिया गया जो हम अभी आपको बताएं कि जो वार चल रहा है और रशिया और यूक्रेन के बीच में, उस वजह से उसको अर्जेंट जरूरी है इस चीज़ का, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना फंड्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शेंजन एरिया। ठीक है, शेंजन एरिया इज एसोसिएटेड विथ विच एसोसिएशन।
तो जो ये एरिया है जिसका नाम है शेंजन एरिया, ये किस से जुड़ा हुआ है, किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ISA, ऑप्शन बी है सार्क, ऑप्शन सी है G20 और ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो शेंजन एरिया है वो जुड़ा हुआ है किससे, तो यूरोपियन यूनियन से। The EU member have recently decided to digitalize the Schengen visa to make visa application process more efficient in Schengen area। यानी कि जो EU के मेंबर है उसने हाल ही में डिसाइड किया है उन लोगों ने कि डिजिटलाइज किया जाएगा जो शेंजन वीजा है उसको वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि उसको और भी ज़्यादा इफिशियंट बनाया जा सके शेंजन एरिया में। द शेंजन एरिया इज ए रीजन comprising of 27 EU countries that have officially abolished all passport and other type of border control at their mutual border। यानी कि जो शेंजन एरिया है वो कितने 27 यूरोपियन यूनियन कंट्री को इंक्लूड करता है, जिसमें ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया पासपोर्ट और अदर टाइप्स ऑफ जो बॉर्डर कंट्रोल है म्यूचुअल बॉर्डर पे, उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, ताकि इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आप डायरेक्टली आंसर भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड ए रेफरेंडम ऑन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल 2023। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो हाल ही में आयोजित किया एक रेफरेंडम ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल 2023 में। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है ईरान। तो सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जिसने हाल ही में हेल्ड किया है यानी कि आयोजित किया है एक रेफरेंडम किस पे, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन पे, नया संविधान पे। यहाँ पे दिया गया है कि उज्बेकिस्तान हेल्ड ए रेफरेंडम ऑन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अप्रैल 30। तो कब करेगा, तो 30 अप्रैल को करेगा, ठीक है, यानी कि अभी आने वाला 30 अप्रैल को करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू डिक्लेयर उज्बेकिस्तान एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक लीगल एंड सोशल स्टेट। यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है, वो क्या करेगा, सीक करेगा, डिक्लेयर कर देगा कि उज्बेकिस्तान क्या है, एक सॉवरेन देश है, डेमोक्रेटिक है, लीगल और सोशल स्टेट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ऑल्सो इंश्राइन न्यू रूल्स फ्रॉम पर्सनल राइट टू एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें क्या करेगा कि जो पार्लियामेंट का पावर है उसको बढ़ाने के लिए कुछ रूल को इंश्रेन भी करेगा, जो पर्सनल राइट्स है उन सब चीज़ों को। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।